Okay guys, this is the chapter 3 and we are going to get our next topic, reforms in Indian agriculture और agrarian reform. इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपने देखा कि एग्रीकल्चर में कितनी प्रॉब्लम थी, तो तब से इंडिपेंडेंस के बाद में जब से हमें इंडिपेंडेंस मिला, गवर्नमेंट ने अभी तक बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स किए हैं, ऐसे चेंजेस किए हैं एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए, जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल रिफॉर्म या एग्रीगेरियन रिफॉर्म. क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं एग्रीकल्चरल रिफॉर्म या एग्रीगेरियन रिफॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरीके का रिफॉर्म्स, 3 तरीके का चेंजेस गवर्नमेंट ने 3 तरीके के सुधार करने की कोशिश किया है. टेक्निकल रिफॉर्म किया है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किया है, जनरल रिफॉर्म किया है. अब इसके अंदर में हम पढ़ेंगे टेक्निकल रिफॉर्म क्या था. टेक्निकल रिफॉर्म के अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या वो चेंजेस किए जिसने एग्रीकल्चर को और अच्छा बनाने में हेल्प किया. यूज ऑफ HYV सीड्स. HYV सीड्स का मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. पहले क्या था, जो हमारे फार्मर्स थे वो कन्वेंशनल टेक्निक यूज़ करते थे. कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशन, पुराने ज़माने का सीड्स वगैरह यूज़ करते थे. कोई साइंटिफिक टेक्निक नहीं थी उनके पास, कोई साइंटिफिक सीड्स नहीं थे जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके. तो सरकार ने हेल्प किया. किनको हेल्प किया? टेक्निकल रिफॉर्म करके सरकार ने हेल्प किया और इंट्रोड्यूस किया हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का. इसमें क्या था, इसमें आपका ये 1965 से इसको यूज़ किया जाना शुरू किया गया. इसमें क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा. प्रोडक्शन किस चीज का बढ़ा? मेनली वीट, बाजरा, राइस, मेज, ज्वार, कॉटन, इन सब की प्रोडक्शन में सब्सटेंशियल राइज हुआ. अचानक से इनका प्रोडक्शन बढ़ गया. पहले इतनी बड़ी जमीन ही होती थी तो फार्मर इस पे अगर कन्वेंशनल सीड्स यूज करता था, मतलब पुराने समय का सीड्स यूज करता था, पुराने जमाने का बीज यूज करता था, पहले एक तरीके से फार्मिंग करता था, तो मान लीजिए 10 किलो चावल हुआ. लेकिन वही जब HYV सीड्स यूज होने लग गया इसी जमीन पे, इतने ही एरिया में, तो उसका जो प्रोडक्शन बढ़ के कितना हो गया, 3 गुना 4 गुना हो गया, 30 किलो हो गया, 50 किलो हो गया, इस तरह का हो गया. तो HYV सीड्स यूज करने से 1965 से सीड्स यूज करना ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया और इसमें सब्सटेंशियल राइज दिखा. सब्सटेंशियल मतलब अचानक से जो प्रोडक्शन में राइज हुआ वीट के, बाजरा के, राइस के, मेज के, ज्वार के, कॉटन में. और इसको ही हम मानते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन. इसी को हम कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन. जब अचानक से HYV सीड्स का यूज करने की वजह से और भी चीजों की वजह से जब प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ, वीट, बाजरा, मेज, ज्वार, राइस के, मेनली इन क्रॉप्स के प्रोडक्शन में जब राइज हुआ, तो उसी को हम ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं. अभी हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में और अच्छे से आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट हमारा है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. गवर्नमेंट ने इंसिस्ट किया, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया कि कुछ फार्मर्स जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करें ताकि जो क्रॉप कीड़े मकोड़े खा जा रहे हैं या कुछ भी ऐसा हो जा रहा है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये सब करें. तो क्या किया उन्होंने? केमिकल फर्टिलाइजर्स का गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कि लोग क्या करें, ये केमिकल फर्टिलाइजर यूज करें. ये हम पढ़ रहे हैं टेक्निकल रिफॉर्म, याद रखिएगा. ठीक है, जो सरकार ने किया था ताकि फार्मर्स और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए. नेक्स्ट, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. यूज किया गया इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज बढ़ाया गया ताकि प्रोटेक्शन किया जा सके. किसको प्रोटेक्ट किया जा सके? क्रॉप्स को प्रोटेक्ट किया जा सके. और गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था की कि फार्मर्स को इजीली इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की उपलब्धि कराई जा सके, उनको उपलब्ध कराया जा सके इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स. और इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेटअप हुआ. मतलब ये इस तरीके के ये और ऑफिसेस थे, इस तरीके के ये जगह थे जहां पे वो फार्मर्स जाते थे, मट्टी की जांच कराते थे और ये पता चलता था कि कितना उनको इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड उनको मट्टी में डालना है. ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का भी इंट्रोडक्शन किया गया. इन दोनों चीजों का इसमें इंट्रोडक्शन किया गया. ऐसे सरकार ने हेल्प किया एग्रीगेरियन रिफॉर्म के थ्रू फार्मर्स को और कल्टीवेशन बढ़ाने के तौर पे उन्होंने ये सब स्टेप लिया. नेक्स्ट, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस स्टार्ट किया सरकार ने. अब लोग जाते थे, फार्मर्स, उनकी क्लास होती थी, वो लोग वहाँ सीखते थे कि भाई क्या सॉइल कैसा होना चाहिए, कितने कितने समय पे उनको क्या क्या क्रॉप उगाना चाहिए, उनको क्वालिटी कैसी होनी चाहिए उनके सीड की. ये सारी चीज़ें क्या था, फार्मर्स को सरकार ने एक प्रोग्राम के थ्रू बताना शुरू करने लगे. गांव-गांव में सरकार ने ऐसे क्लासेस स्टार्ट करवाई जहाँ पे फार्मर्स को क्या मिलता था, इंफॉर्मेशन मिलती थी रिगार्डिंग
साइंटिफिक मैनेजमेंट, फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस वो करते थे वहाँ पे, ठीक है। साइंटिफिक रूप से उनको फार्मिंग की क्या की दी जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक है। इसमें क्या क्या आता था, इसमें आता था इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम, इस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया नॉलेज के लिए, फार्मर्स की नॉलेज बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि मट्टी कैसी होनी चाहिए, क्या क्वालिटी की मट्टी होनी चाहिए, और कब कब क्या क्या क्रॉप उनको चेंज करना चाहिए, हर 6 महीने पे उनको क्या उगाना चाहिए, क्या नहीं उगाना चाहिए, सॉइल को कब उनको रेस्ट देना चाहिए, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के थ्रू सरकार ने उनको बताया फार्मर्स को। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम किया, ठीक है, और 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी क्या की, सेटअप की गवर्नमेंट ने अभी तक। नेक्स्ट क्या है अपना, मैकेनाइज्ड मीन्स एंड कल्टीवेशन, फार्मर्स को पैसा भी प्रोवाइड करना शुरू किया गया ताकि वो क्या कर पाए, मशीनरी का यूज करके, मैकेनाइज्ड मीन, मैकेनाइज्ड का मतलब होता है मशीनरी, मीन्स का मतलब होता है साधन, कल्टीवेशन के लिए वो क्या यूज कर पाए, वो मशीनरी का यूज कर पाए, अच्छे अच्छे सीड्स का यूज कर पाए। इसके लिए सरकार ने क्या किया, चीप क्रेडिट की व्यवस्था कराई। चीप क्रेडिट मतलब उधार की, लो रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे उनको पैसा प्रोवाइड करने की व्यवस्था कर पाई। इसके लिए आरआरबीज का सेटअप हुआ, रूरल रीजनल बैंक्स का सेटअप हुआ इसके लिए, ठीक है। इसके लिए और क्या सेटअप हुआ, इसके लिए तमाम कॉमर्शियल बैंक सेटअप हुए, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी सेटअप हुई। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी 10 लोग मिलके उन्होंने क्या किया, कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि मिल जाना, कोऑपरेटिव का मतलब होता है मिल जाना, तो ऐसी सोसाइटीज का गठन हुआ। ऐसे 10 लोग मिलके, 12 लोग मिलके, 14 लोग मिलके एक ग्रुप बना लेते थे और वो लोग आपस में अपने को एक दूसरे का हेल्प करते थे, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन बन जाती थी वो। इसके बारे में भी आगे हम और पढ़ेंगे, ठीक है। एग्रो इंडस्ट्रियल क्रॉप, ये सब चीजों की व्यवस्था की गई ताकि हमारा जो फार्मर है वो परेशान ना रहे और एग्रीकल्चर हमारा डेवलप करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्रॉप का प्रोडक्शन हो। ये था आपका टेक्निकल रिफॉर्म इतने में। नेक्स्ट हमारा आता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इसको लैंड रिफॉर्म भी कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में क्या क्या चीज़ें आई, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में क्या क्या चेंजेस आया, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जो बिचौलिए हुआ करते थे, जो जमींदार हुआ करते थे, उनको हटाया गया। वो क्या करते थे जमींदार, इंटरमीडियरीज जनरली नोन एज जमींदार के नाम से आप जानते हैं। जमींदार क्या किया करते थे, फार्मर्स को खेत देते थे और उनसे रेंट भी हाई लेते थे, क्रॉप भी लेते थे, उनका खूब एक्सप्लॉयटेशन करते थे। इस सब को बंद करने के लिए सरकार ने क्या किया गया, एबॉलिश किया इंटरमीडियरीज को, जमींदार को खत्म किया। उन्होंने कहा कि जो कल्टीवेट करेगा, जो खेती करेगा, जमीन उसी की रहेगी। तो इस तरीके से जो है जमींदार भी लाइन पे आ गए, जमींदार भी एक्सप्लॉयटेशन अब नहीं कर पाते थे फार्मर्स का। नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ रेंट, अब सरकार ने कहा कि रेगुलेट होगा, ऐसा नहीं कि जितना चाहे उतना फार्मर्स से कोई भी नहीं घिस सकता। अगर मैंने अपने फार्मर को ज़मीन दी है कल्टीवेट करने के लिए, क्रॉप उगाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसे दबाव बना के एक्सटॉर्शन करूंगा, उससे जितना चाहे उतना पैसा निकलवाऊंगा, जितना चाहे उतना रेंट निकलवाऊंगा, नहीं। अब रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन बन गया रेंट के लिए, जितना क्रॉप है या जितने ज़मीन है उसका 1/3 ही मैक्सिमम मैं रेंट ले सकता हूँ। नेक्स्ट कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कंसोलिडेट मतलब एक में मिला देना। अगर फार्मर्स की छोटी छोटी जमीनें 4 जगह पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, तो सरकार क्या करती थी, ये चारों जमीन अपने अंडर में लेके फार्मर की, ठीक है, उसको एक जगह पे बड़ी जमीन दे देती थी ताकि वो क्या कर पाए, वहां पे अच्छे से फार्मिंग कर पाए। ये होता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड, सील करना। सरकार ने अगर जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं उसको उससे लेके एक इक्वलिटी के लिए सब बराबर रहे, सब अच्छे से जी खा पाए फार्मर्स, उनमें क्या किया सरकार ने 2 प्रोग्राम चलाए। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, सीलिंग का मतलब सील करना शुरू किया, बंद करना शुरू किया, मतलब कि जब्त करना शुरू किया ऐसी ज़मीनें, जो ऐसे लोगों की ज़मीनें जो जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, और ऐसे लोगों को देना शुरू किया जिनके पास एकदम ज़मीनें नहीं थी फार्मर्स के पास। और क्या करना शुरू किया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड। मैंने बता ही दिया है कि ज़मीनें छीन के ऐसे लोगों से जिनके पास बहुत ज़मीन है, फिर क्या किया, उसको ऐसे लोगों को देना शुरू किया जिनके पास एकदम ज़मीन नहीं है। ऐसा नहीं है पूरी ज़मीन छीन लेते थे वो, अगर बहुत ज़्यादा ज़मीन है आपके पास तो इक्वालिटी करने के लिए थोड़ी ज़मीन ले लेते थे आपसे, अपने अंडर में सरकार ले लेती थी, और ऐसे लोगों को देती थी जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी। नेक्स्ट कोऑपरेटिव फार्मिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब होता है मैं, आप और 10-12 लोग मिलके हमने डिसाइड किया कि हम साथ में मिलके फार्मिंग करेंगे,
साथ में मिलके कोई भी ज़रूरत रहेगी, चाहे वो HYV सीड्स खरीदना हुआ, चाहे पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, कुछ भी खरीदना हुआ, हम लोग पैसा एक जगह मिलाएंगे और हम लोग साथ मिल के फार्मिंग करेंगे। मार्केट में भी साथ जाके ही अपना माल बेचेंगे, अपना क्रॉप बेचेंगे और रेट भी हम लोग का एक रहेगा, रेट भी हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ये होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग, मिलके कोई भी काम करना, मिलके फार्मिंग करना, इसको कहते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव का मतलब होता है कोऑपरेट करना, आप मेरे साथ, मैं आपके साथ, ये क्या हो गया, कोऑपरेट हो गया। और फार्मिंग का मतलब कि कल्टीवेट करना, एग्रीकल्चर करना, क्रॉप का उगाना। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब जब कुछ फार्मर्स आपस में मिलके, साथ में मिलके फार्मिंग करते थे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो लगता था सब लोग मिलके लगाते थे। अगर क्रॉप उगाने में, वीट उगाने में जितना पैसा लग रहा है वो सब लोग मिलके लगाते थे और मिलके जाते थे, ट्रैक्टर पे लाते थे उस वीट को और साथ जाके मार्केट में सेल आउट करते थे और सबका जो प्राइस होता था वो एक ही रहता था, एक साथ मिला लेते थे अपने क्रॉप को। ये होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। सो दिस इज योर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जिसको हम लैंड रिफॉर्म भी कहते हैं। लैंड रिफॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपने देखा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है जो दिखाता है, ये पॉइंट है कि कैसे जमीनों को भी सरकार ने क्या किया, अपने अंडर में लेके उसको करेक्ट किया, चाहे वो रेंट करेक्ट करना हुआ, चाहे वो जमींदारों को हटाना हुआ, साइड करना हुआ, चाहे वो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड हुआ, एक जगह बड़ी जमीनें देना फार्मर्स को, चाहे वो सीलिंग हुआ, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड सरप्लस हुआ। ये सारी पॉइंट्स हैं जो दिखाते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और लैंड रिफॉर्म, दोनों एक ही चीज है जो सरकार ने किया एग्रीगेरियन रिफॉर्म के अंदर में। ठीक है, एग्रीगेरियन रिफॉर्म में 3 चीजें, पहला टेक्निकल, दूसरा इंस्टीट्यूशनल, तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरल रिफॉर्म। जनरल रिफॉर्म का मतलब छोटी मोटी जो चीजें हैं जो सरकार ने की उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, सरकार ने क्या किया, इरिगेशन फैसिलिटी, जो पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे कोई इरिगेशन की व्यवस्था नहीं थी, मैंने पहले चैप्टर में बता रखा है, कोई भी सिंचाई, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, कोई भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी। सरकार ने क्या किया, इंडिपेंडेंस के बाद पहला कदम उठाया 1951 से, उसने इरिगेशन पे ध्यान देना शुरू किया, इन्वेस्ट करना शुरू किया कि फार्मर्स को पानी खेतों तक पहुंचाने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो उस समय 1951 में सिर्फ 17% ऐसे फार्मर्स थे जिनके पास इरिगेशन की व्यवस्था थी। आज 45% ऐसे फार्मर हैं जिनके पास इरिगेशन की व्यवस्था है। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, सरकार ने एक्सपेंड करना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया इरिगेशन फैसिलिटी को, सिंचाई की व्यवस्था देनी शुरू की और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट मतलब कानून बनाया लोन देने के लिए, क्रेडिट देने के लिए फार्मर्स को। ठीक है, और इसमें क्या था, ताकि फार्मर्स जो होते थे वो गरीब होते थे, उनके पास पैसे होते नहीं थे, उनको लोन लेने के लिए किसी जमींदार के वहाँ ना जाना पड़े, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का सहारा ना लेना पड़े, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या जमींदार बहुत ज़्यादा हाई उनसे इंटरेस्ट लेते हैं। 100 रुपया अगर लोन देंगे तो उस पर वो 60-70 रुपये इंटरेस्ट ही ले लेते थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। इस तरह फार्मर ना वो चुका पाता था, प्रिंसिपल अमाउंट तो चुका ही नहीं पाता था, इंटरेस्ट दे दे के ही थक जाता था। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने प्रोविजन बनाया, लॉ बनाया, प्रोविजन का मतलब होता है कानून बनाया क्रेडिट का फार्मर्स के लिए, उनको लोन प्रोवाइड करने का, ताकि वो अच्छे से फार्मिंग कर पाए, लो इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन मिले और वो कोई टेंशन में ना रहें। ठीक है, तो इसके लिए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बनाई गई, इसके लिए रूरल डेवलपमेंट बैंक बनाया गया। ठीक है, इसके लिए प्रेजेंटली 94,647 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी है जो पैसा प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, अच्छा इसमें क्या है, ये दोनों जो बैंक है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये 768 है आज के दौर में। ठीक है, दोनों मिला के, और 72% जो पैसा प्रोवाइड करती है सरकार, लोन जो दिलवाती है फार्मर्स को, वो कॉमर्शियल बैंक्स के थ्रू दिलवाती है। 1992 में नाबार्ड का इंट्रोडक्शन किया गवर्नमेंट ने। नाबार्ड क्या था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट था। इसका मेन काम क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा जो रूरल एरियाज़ हैं, जो मतलब पिछड़े एरियाज़ हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके तक क्रेडिट पहुंचाना, उनके तक लोन पहुंचाना, ताकि वो फार्मिंग कर सकें और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। एक और चीज़ यहाँ पर मुझे बतानी है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कहीं भी कोऑपरेटिव आप वर्ड देखें तो ये समझ जाइएगा कि 4-5-10 लोग मिलकर ग्रुप बना रहे हैं और तब अपना काम साथ मिलकर कर रहे हैं। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ऐसी सोसाइटी थी जहां पे 10-15 फार्मर आपस में मिल जाते थे और वो जिसको अगर उस 10-15 फार्मर्स में से किसी को जरूरत होती थी लोन की, तो वो लोग मिलकर लोन प्रोवाइड करवाते थे खुद से ही। इसको कह सकते हैं हम कि एक तरह से वो अपना खुद का ही हेल्प कर लेते थे मिलकर सभी फार्मर्स। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी सरकार ने भी इंट्रोडक्शन किया था, सरकार ने भी इसको एस्टेब्लिश करने में हेल्प किया था। तो
जनरल रिफॉर्म में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रेगुलेटेड मार्केट एंड कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी। इसका मतलब है रेगुलेटेड मार्केट। पहले फार्मर अगर उगाता था कोई भी क्रॉप तो उसको एक रेगुलेटेड रूल और रेगुलेशन से भरा हुआ कोई मार्केट नहीं मिलता था, उसको मिडिल मैन के थ्रू बिकवाना पड़ता था अपने क्रॉप्स को, और भी काफ़ी दिक्कतें थी। मिडिल मैन बहुत ज़्यादा जो है कमीशन खा लेते थे, फार्मर को कुछ नहीं मिल पाता था। इसलिए सरकार ने एक स्टेप लिया, सरकार ने रेगुलेटेड मार्केट का इंट्रोडक्शन दिया। रेगुलेटेड मार्केट मतलब एक जगह पे उन्होंने मार्केट बना दिया, उस जगह पे क्रॉप लेके ये फार्मर्स जाते हैं और वहाँ पे बिक जाता है सरकार की देखरेख में, ठीक है। कोऑपरेटिव, इसी तरह कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी बनाया। कोऑपरेटिव मतलब 10-15 कई ऐसे फार्मर्स हैं जो मिलके एक जगह पे अपना मार्केट लगा लेते हैं, ठीक है। ऐसी सोसाइटीज को हम कहते हैं कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी। अभी यहाँ पे 10 सब्जी वाले मिलके अगर सब्जी लगे बेचने साथ में और सबका सब अपना साथ मिलके बेचें, एक साथ बेचें, पैसा सेम, रेट सेम रखें, उस सब्जी को उन्होंने अपने साथ मिलके ही उगाया हो, वो कहलाएगा कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी। एग्जाम्पल था इसका। नेक्स्ट हमारा क्या आता है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी को हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर बाई चांस कोई आपदा आ जाती है या क्रॉप कोई नहीं खरीदता है इसका फार्मर का, तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, मतलब ऐसा कम से कम ऐसा रेट जिसपे फार्मर्स को भी थोड़ा प्रॉफिट हो, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकले, सरकार उस रेट पे फार्मर्स का सारा क्रॉप खरीदे। अगर कोई ऐसी आपदा आ जाती है, अगर उनका क्रॉप नहीं बिकता है या मार्केट लो रहता है, उस दौरान मिनिमम सपोर्ट प्राइस से सरकार या प्राइस सपोर्ट पॉलिसी से सरकार हेल्प करती है फार्मर्स की। तो ये था हमारा एग्रीगेरियन रिफॉर्म। एग्रीगेरियन रिफॉर्म एक बार और समझ लीजिए। एग्रीगेरियन रिफॉर्म किया गया था, कुछ चेंजेस किए गए थे एग्रीकल्चर के पॉलिसीज में, सरकार ने किया था। क्यों किया था? ताकि फार्मर्स और क्रॉप्स की व्यवस्था को सुधारा जा सके, ठीक है। और इसमें टेक्निकल रिफॉर्म हमने पढ़ा, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पढ़ा, जिसका एक और नाम है लैंड रिफॉर्म, और हमने जनरल रिफॉर्म पढ़ा। ये सारी चीजें हमने आज अच्छे से देख ली। दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक, अचीवमेंट ऑफ एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स। थैंक्स टू एग्रीगेरियन रिफॉर्म, एग्रीकल्चर की रिफॉर्म की वजह से, जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में हमारे, जो कि टेक्निकल था और भी सारे रिफॉर्म्स थे, इंस्टीट्यूशनल था, जनरल था, उसकी बदौलत हमें सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ हमारे प्रोडक्शन में, वीट, राइस के और भी क्रॉप्स में मेनली। लेकिन वीट और राइस की जो प्रोडक्शन था उसमें सब्सटेंशियली इंक्रीज हुआ, अचानक से इंक्रीज हो गया उनका प्रोडक्शन, उनका जो आउटपुट था वो बढ़ गया। तो इसी को हम कहते हैं, इसी को नाम दिया गया ग्रीन revolution. The substantial rise in production of some crops was known as green revolution. ठीक है, तो ग्रीन का मतलब क्या होता है? क्रॉप्स, और रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है उछाल, कूद, ठीक है, मतलब कि इंक्रीमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? इंक्रीज होना। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब ग्रीन का मतलब क्रॉप, रिवॉल्यूशन का मतलब स्प्रेड। यानी कि ये क्या हुआ? क्रॉप्स में जो उनकी प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ, उसी को नाम दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट कब हुआ था? 1967 से स्टार्ट हुआ था, और इसमें क्या हुआ था कि 25% का इंक्रीमेंट हुआ था। मिनिमम 25% जो प्रोडक्शन थी क्रॉप्स की, वो क्या हो गई थी? बढ़ गई थी 25% से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इंडिया। क्या हो गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से? HYV सीड्स की वजह से और भी चीजों की वजह से और भी रिफॉर्म्स की वजह से इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया था। मतलब वो अपना खाना आप खुद उगा सकता था, खुद खा सकता था, उसको बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं थी कोई भी फूड ग्रेड। तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन चला वो 2 फेजेस में हुआ। एक तो फर्स्ट फेज था उसका, एक सेकंड फेज था। फर्स्ट फेज में मिड 60s के बीच में चला, यानी 1965 से लेकर मिड 70s तक चला ये, ठीक है। तो इसमें क्या था? इसमें ये था फर्स्ट फेज में कि इसमें वीट और मेनली वीट और राइस का प्रोडक्शन ही इंक्रीज हुआ, और जो जगह था वो था पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारी जगहों पे मेनली इसका इम्पैक्ट दिखा फर्स्ट फेज में, जहाँ पे वीट और राइस का प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट फेज जो था वो इतने टाइम पे चला, कवर मोस्ट एरियाज, इसमें बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन का। बहुत सारे लोग HYV सीड्स यूज करने लग गए। एक बड़ा इंपैक्ट दिखा ग्रीन रिवॉल्यूशन का पूरे इंडिया में। ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो यहाँ पे है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की? स्प्रेड इन क्रॉप प्रोडक्शन, इंक्रीज हो गया क्रॉप प्रोडक्शन में। क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कैसे इंक्रीज हो गया क्रॉप प्रोडक्शन में? HYV सीड्स यूज करने लग गए। अब नई नई टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब यूज करके हमने क्या किया? इंक्रीज किया क्रॉप प्रोडक्शन को, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक था ग्रीन रिवॉल्यूशन का। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था सब्सटेंशियल राइज
राइज इन एकर्स, जो एरिया अंडर कल्टीवेशन था उसमें भी इंक्रीज हो गया। पहले लोग क्या करने लगे, फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज करने लग गए, और क्या करने लग गए, और जो सोइंग का मतलब कि जो टाइमिंग था, जो उगाने में बहुत समय लगता था, वो टेक्नोलॉजी की वजह से वो सब समय लगना अब बंद हो गया और जल्दी जल्दी अब क्रॉप्स उगने लग गए। तो सब्सटेंशियल राइज इन एकर्स, जो एरिया, जो कल्टीवेशन के अंदर जो एरिया था वो भी क्या हो गया, इस सब टेक्नोलॉजी के आने के बाद बढ़ गया। कई लोग फार्मिंग करने लग गए, ये सब चीजें हुई। नेक्स्ट क्या हुआ हमारा 1950 में, इसी पॉइंट में जो 1951 में 1950 से लेके 51 के बीच जो रेशियो है वो बताता है कि 13 करोड़ हेक्टर का जो जमीन था उसके अंडर में कल्टीवेशन होता था। लेकिन अब नाउ ये 19 करोड़ हेक्टर्स के आसपास है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या बताता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, फीचर्स क्या, कैरेक्टरिस्टिक क्या बताता है, शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कॉमर्शियल फार्मिंग। ग्रीन रिवॉल्यूशन आने से क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया। जो पहले 10 किलो आलू होता, 10 किलो वीट होता था, राइस होता था, अब वो 50 किलो लग गया। तो जो फार्मर्स थे, अब जब क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ गया तो वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो फार्मिंग अपने लिए की जाती है, अपने खानी भरे का उगाने के लिए की जाती है और उससे थोड़ा सा उगाते हैं जो बाकी बचा हुआ रेंट के तौर पे दे, तो वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। तो कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, जो आप जब फार्मिंग करते हैं बाहर बेचने के लिए अपने क्रॉप को, तब वो कॉमर्शियल फार्मिंग कहलाती है। तो जो फार्मर्स थे वो शिफ्ट हुए कहाँ से, ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ने के बाद फार्मर्स शिफ्ट हुए सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कॉमर्शियल फार्मिंग पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। फार्मर्स का जो सोचने का नजरिया था, पहले वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, पहले सिर्फ अपने परिवार के भरी का उगाते थे, लेकिन अब वो कॉमर्शियल फार्मिंग करने की भी सोचने लग गए। उनके दिमाग में चला कि अरे हमारा तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, चलो अब इसको मार्केट में चल के बेचते हैं, कुछ पैसा भी पाएंगे। तो उनका जो सोचने का तरीका था वो भी क्या हुआ, चेंज हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने से। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इंडिया को क्या बनाया, सफिशिएंट बनाया फूड ग्रेन में। अब वो इंडिया अपना खुद का उगा सकता है वीट और राइस और खुद खा सकता है। ये सारे फीचर्स थे जो दिखाते हैं हमारा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने क्या क्या किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन आता किसके अंदर है, मेनली एग्रीगेरियन रिफॉर्म के अंदर, क्योंकि एग्रीगेरियन रिफॉर्म के अंदर ही सरकार ने ऐसे ऐसे स्टेप लिए जो कि इंट्रोडक्शन हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन का। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब फिर से समझ लीजिए, जब सब्सटेंशियल राइज हुआ प्रोडक्शन के क्रॉप्स में, ठीक है, क्रॉप्स के प्रोडक्शन में जब सब्सटेंशियल अचानक से जब राइज हुआ तब उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक, अचीवमेंट ऑफ एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स। थैंक्स टू एग्रीगेरियन रिफॉर्म, एग्रीकल्चर के रिफॉर्म की वजह से, जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में हमारे, जो कि टेक्निकल था और भी सारे रिफॉर्म्स थे, इंस्टीट्यूशनल था, जनरल था, उसकी बदौलत हमें सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ हमारे प्रोडक्शन में, वीट राइस के और भी क्रॉप्स में मेनली। लेकिन वीट और राइस की जो प्रोडक्शन था उसमें सब्सटेंशियली इंक्रीज हुआ, अचानक से इंक्रीज हो गया उनका प्रोडक्शन, उनका जो आउटपुट था वो बढ़ गया। तो इसी को हम कहते हैं, इसी को नाम दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। द सब्सटेंशियल राइज इन प्रोडक्शन ऑफ सम क्रॉप्स वाज नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ग्रीन का मतलब क्या होता है, क्रॉप्स, और रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है उछाल, कूद। ठीक है, मतलब कि इंक्रीमेंट, क्या मतलब हुआ इसका, इंक्रीज होना। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब ग्रीन का मतलब क्रॉप, रिवॉल्यूशन का मतलब स्प्रेड, यानी कि ये क्या हुआ, क्रॉप्स में जो उनकी प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ उसी को नाम दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट कब हुआ था, 1967 से स्टार्ट हुआ था, और इसमें क्या हुआ था कि 25% का इंक्रीमेंट हुआ था। मिनिमम 25% जो प्रोडक्शन थी क्रॉप्स की वो क्या हो गई थी, बढ़ गई थी 25% से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इंडिया क्या हो गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से, HYV सीड्स की वजह से और भी चीजों की वजह से और भी रिफॉर्म्स की वजह से इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया था। मतलब वो अपना खाना आप खुद उगा सकता था, खुद खा सकता था, उसको बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं थी कोई भी फूड ग्रेड। तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन चला वो 2 फेजेस में हुआ, एक तो फर्स्ट फेज था उसका, एक सेकंड फेज था। फर्स्ट फेज में मिड 60s के बीच में चला, यानी 1965 से लेके
मिड 70s तक चला ये, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें ये था फर्स्ट फेज में कि इसमें वीट और मेनली वीट और राइस का प्रोडक्शन ही इंक्रीज हुआ, और जो जगह था वो था पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारी जगहों पे मेनली इसका इम्पैक्ट दिखा फर्स्ट फेज में, जहाँ पे वीट और राइस का प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट फेज जो था वो इतने टाइम पे चला, कवर मोस्ट एरियाज, इसमें बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन का, बहुत सारे लोग HYV सीड्स यूज करने लग गए, एक बड़ा इम्पैक्ट दिखा ग्रीन रिवॉल्यूशन का पूरे इंडिया में। ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो यहाँ पे है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की? स्प्रेड इन क्रॉप प्रोडक्शन, इंक्रीज हो गया क्रॉप प्रोडक्शन में, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कैसे इंक्रीज हो गया क्रॉप प्रोडक्शन में? HYV सीड्स यूज करने लग गए, अब नई नई टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब यूज करके हमने क्या किया, इस इंक्रीज किया क्रॉप प्रोडक्शन को, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक था ग्रीन रिवॉल्यूशन का। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था सब्सटेंशियल राइज इन एकर्स, जो एरिया अंडर कल्टीवेशन था उसमें भी इंक्रीज हो गया। पहले लोग क्या करने लगे, फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज करने लग गए, और क्या करने लग गए, और जो सोइंग का मतलब कि जो टाइमिंग था, जो उगाने में बहुत समय लगता था, वो टेक्नोलॉजी की वजह से वो सब समय लगना अब बंद हो गया, और जल्दी जल्दी अब क्रॉप्स उगने लग गए। तो सब्सटेंशियल राइज इन एकर्स, जो एरिया, जो कल्टीवेशन के अंदर जो एरिया था वो भी क्या हो गया, इस सब टेक्नोलॉजी के आने के बाद बढ़ गया। कई लोग फार्मिंग करने लग गए, ये सब चीजें हुई। नेक्स्ट क्या हुआ हमारा 1950 में, इसी पॉइंट में जो 1951 में 1950 से लेके 51 के बीच जो रेशियो है वो बताता है कि 13 करोड़ हेक्टर का जो जमीन था उसके अंडर में कल्टीवेशन होता था, लेकिन अब नाउ ये 19 करोड़ हेक्टर्स के आसपास है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या बताता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, फीचर्स क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या बताता है, शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कॉमर्शियल फार्मिंग। ग्रीन रिवॉल्यूशन आने से क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया। जो पहले 10 किलो आलू होता, 10 किलो वीट होता था, राइस होता था, अब वो 50 किलो लग गया। तो जो फार्मर्स थे, अब जब क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ गया तो वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो फार्मिंग अपने लिए की जाती है, अपने खानी भरे का उगाने के लिए की जाती है, और उससे थोड़ा सा उगाते हैं जो बाकी बचा हुआ रेंट के तौर पे दे, तो वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। तो कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, जो आप जब फार्मिंग करते हैं बाहर बेचने के लिए अपने क्रॉप को, तब वो कॉमर्शियल फार्मिंग कहलाती है। तो जो फार्मर्स थे वो शिफ्ट हुए कहाँ से, ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ने के बाद फार्मर्स शिफ्ट हुए सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कॉमर्शियल फार्मिंग पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। फार्मर्स का जो सोचने का नजरिया था, पहले वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, पहले सिर्फ अपने परिवार के भरी का उगाते थे, लेकिन अब वो कॉमर्शियल फार्मिंग करने की भी सोचने लग गए। उनके दिमाग में चला कि अरे हमारा तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, चलो अब इसको मार्केट में चल के बेचते हैं, कुछ पैसा भी पाएंगे। तो उनका जो सोचने का तरीका था वो भी क्या हुआ, चेंज हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने से। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इंडिया को क्या बनाया, सफिशिएंट बनाया फूड ग्रेन में। अब वो इंडिया अपना खुद का उगा सकता है वीट और राइस, और खुद खा सकता है। ये सारे फीचर्स थे जो दिखाते हैं हमारा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने क्या क्या किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन आता किसके अंदर है, मेनली एग्रीगेरियन रिफॉर्म के अंदर, क्योंकि एग्रीगेरियन रिफॉर्म के अंदर ही सरकार ने ऐसे ऐसे स्टेप लिए जो कि इंट्रोडक्शन हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन का। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब फिर से समझ लीजिए, जब सब्सटेंशियल राइज हुआ प्रोडक्शन के क्रॉप्स में, ठीक है, क्रॉप्स के प्रोडक्शन में जब सब्सटेंशियल अचानक से जब राइज हुआ, तब उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ओके, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के कुछ अच्छे प्रभाव थे तो इसके बुरे प्रभाव भी थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया एग्रीकल्चर के ऊपर। कैसे, हम वो देखेंगे। लिमिटेड क्रॉप, ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो HYV सीड्स का यूज़ किया गया, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, इन सब का जो सरकार ने यूज़ करने का मौका दिया, सरकार ने हेल्प किया, वो सिर्फ लिमिटेड क्रॉप के लिए था, जनरली वीट और राइस के लिए था, ठीक है। सभी क्रॉप्स पे उसका इम्प्लीमेंटेशन कर नहीं हो पाया, ठीक है। इस वजह से ये क्या हो गया, एक फेल्योर की तरह साबित हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अनइवन स्प्रेड का मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन सिर्फ मेनली पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ऐसे एरियाज
एरियाज में अपना इम्पैक्ट छोड़ पाया, ऐसे एरियाज में अपना प्रभाव छोड़ पाया, लेकिन ईस्टर्न यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पे ग्रीन रिवॉल्यूशन उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाया। तो इसीलिए लिखा है यहाँ पे अनइवन स्प्रेड, कहीं पे बहुत अच्छा कर रहा है, कहीं पे एकदम नहीं कर रहा है, कहीं पे कुछ है ही नहीं, छोड़ छोड़ के जगह को ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आगे बढ़ा। नेक्स्ट, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, जो फार्मिंग की जो पॉपुलेशन थी जो HYV सीड्स यूज कर पाती, जो कि HYV सीड्स थोड़े महंगे थे, तो फार्मिंग की जो पॉपुलेशन है वो मेनली गरीब पॉपुलेशन है फार्मिंग की, तो HYV सीड्स सब लोग यूज़ नहीं कर पाते सर, सब लोग मैकेनाइज्ड वे ऑफ फार्मिंग नहीं कर पाएंगे, मशीनरी का यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो गरीब है। तो जनरली जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आया ये रिच फार्मर्स को ज़्यादा सपोर्ट किया, ये रिच फार्मर्स के लिए हुआ, ज़्यादा अच्छा साबित हुआ। इकोनॉमिक डिवाइड, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उसने इकोनॉमिकली भी डिवाइड कर दिया हमारी कंट्री को, रिच फार्मर और रिच होते गए, पुअर फार्मर और पुअर होते गए। इसने क्या किया, इकोनॉमिक डिवाइड भी बढ़ाया, गरीबी और अमीरी में अंतर बढ़ाया फार्मर्स के बीच में। गरीब फार्मर्स था वो बेचारा HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहाँ से खरीद पाएगा, इतने महंगे महंगे मशीनरी कहाँ खरीद पाएगा, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड कहाँ खरीद पाएगा। लेकिन रिच फार्मर्स जो थे वो इजिली क्या कर पा रहे थे, प्रोडक्शन अपना और इंक्रीज कर पा रहे थे। ये शो कर रहा था आपका कि कैसे जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो उतना अच्छा साबित नहीं हुआ। अच्छा, ग्रीन रिवॉल्यूशन में इन केस ऑफ व्हीट पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया वाज 3.4 टन्स। अच्छा, ये जो 2 पॉइंट है ये दिखाते हैं कि कैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं कर पाया कंपेयर टू अदर नेशंस। अदर कंट्रीज जो थी उनके सामने भी ये अच्छे से इम्पैक्ट नहीं कर पाया। जो वीट का जो प्रोडक्शन था पर हेक्टेयर वो 3.4 टन था, वहीं चाइना में 6.5 था, यूके में 9 टन था 2018 में। नेक्स्ट, इन केस ऑफ राइस पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी इंडिया में 2.4 टन थी, वहीं चाइना में 6.8 थी। तो ये 2 पॉइंट दिखाते हैं कि जो अदर नेशंस हैं उनके मुकाबले हमारा ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाया। ये हमने देख लिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जो आएगा लास्ट टॉपिक होगा वो। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में, जनरली पूछता है क्या इंडिया को एक और ग्रीन रिवॉल्यूशन की जरूरत है। सो अनडाउटफुली यस, इंडिया नीड्स वन मोर ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि हमारा जो 60s का ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसका इम्पैक्ट अब श्रिंक होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। और आज अगर हम दुनिया को देखें तो हमारी जो गेन है, हमने जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से पाया उससे कई गुना ज़्यादा दुनिया के देश आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए हाँ, हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन की जरूरत है। और यहाँ कुछ पॉइंट्स है जो शो करते हैं कि हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन की क्यों जरूरत है, व्हाई वी नीड ग्रीन रिवॉल्यूशन, वन मोर ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया नाउ। आवर प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड आर एसेंशियली लो कंपेयर टू अदर नेशंस। आज के दौर में अगर हम अदर नेशन से कंपेयर करें तो हमारी जो स्टैंडर्ड है, हमारी जो प्रोडक्ट की जो, हमारी जो क्रॉप्स की जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही खराब है कंपेयर टू अदर नेशन से, वो लो है। तो इसको सही करने के लिए हमें क्या जरूरत है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की जरूरत है, अच्छे इरिगेशन फैसिलिटी, अच्छी क्रॉप की व्यवस्था, अच्छे क्रेडिट की व्यवस्था, अच्छे पेस्टिसाइड, अच्छे इंसेक्टिसाइड्स, ये सब एग्रीगेशन रिफॉर्म्स के अंदर हमने पढ़ रखा है, जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर भी आता है। तो हम कह सकते हैं कि यस, वी नीड वन मोर ग्रीन रिवॉल्यूशन टू स्टैंडर्डाइज आवर क्रॉप्स if we want to stand with the other nations compared to other nations. Next, our food grain stocks are at the point of uncertainties. हमारी जो फूड ग्रेन की स्टॉक्स है वो एकदम असर्टेन है। कभी बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन की जरूरत पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा अकाल आपदा पर आ जाती है, फेमाइन हो जाता है, तो उसके वजह से भुखमरी हो जाती है। उसकी वजह से हमारा जो स्टॉक है फूड ग्रेन का वो एकदम असर्टेन है, एकदम खत्म हो जाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है फूड ग्रेन की। इसके लिए हमको ग्रीन रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़े। प्रोडक्शन बढ़ने से हमारा जो फूड ग्रेन का स्टॉक है वो भी क्या रहे, फुल रहे हमेशा। जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको स्टॉक को यूज़ कर सके अपने भुखमरी के टाइम पे, इंडिया के भुखमरी के टाइम पे, या इंडिया जब भी प्रॉब्लम में फंसा हो तब। मोस्ट फार्मर्स इन इंडिया कंटिन्यूज टू फेस अनसर्टेनिटीज ऑफ वेदर। एक और ग्रीन रिवॉल्यूशन की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अच्छे से स्टेप वगैरह लेगी, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो और जो है आज भी फार्मर्स क्या है, फार्मर्स बहुत ज़्यादा इंडिया में वेदर की जो मार है वो झेलते हैं। कभी बारिश बहुत ज़्यादा कम हो गई या कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई, बहुत कुछ ऐसा हो गया तो पूरा जो क्रॉप है वो बर्बाद हो जाता है। इसके लिए भी इंडिया को ग्रीन रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है, ताकि ग्रीन रिवॉल्यूशन रहेगा तो किसी साल अगर क्रॉप खराब भी हो
गए हैं तो उस साल भी हमारे पास स्टॉक रहेगा, उस साल भी हमें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये पॉइंट बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन रिवॉल्यूशन की क्यों जरूरत है? द फार्मर्स कंटिन्यूज टू बी एक्सपोज टू अनसर्टेनिटीज ऑफ मार्केट। ग्रीन रिवॉल्यूशन की इसलिए जरूरत है ताकि फार्मर्स सब्सिस्टेंस फार्मिंग से जो मार्केट की असर्टेनिटीज़ है, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन होगा तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट एक अच्छा मार्केट देगी, एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट देगी, एक रेगुलेटेड मार्केट देगी, और हमारे जो प्रोडक्ट जब बढ़ेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारे प्रोडक्ट का, हमारे क्रॉप का, व्हीट राइस का प्रोडक्शन बढ़ेगा ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर में, और भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो मार्केट क्या होगा, फार्मर्स क्या होंगे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग से शिफ्ट होंगे कॉमर्शियल फार्मिंग पे, और वो क्या करेंगे, अपने क्रॉप्स को बेचना शुरू कर देंगे, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा है। इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन की जरूरत है, ये पॉइंट बताता है। नेक्स्ट, ग्रीन रिवॉल्यूशन की क्यों जरूरत है? लोन वेवर्स, लोन माफ कर देना, लोन माफ कर देना, लोन माफ कर देना बहुत ज्यादा जरूरत होता जा रहा है आजकल, बहुत ज्यादा कंपल्शन हो गया है, मतलब अनिवार्य होता जा रहा है लोन माफ कर देना, तो इसलिए भी ग्रीन रिवॉल्यूशन की जरूरत है, ताकि ग्रीन रिवॉल्यूशन आए और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा मार्केट में जाए वो क्रॉप, ज्यादा से ज्यादा बिके, ज्यादा से ज्यादा फार्मर प्रॉफिट कमाए, ज्यादा से ज्यादा वो अपना लोन भरे, ताकि ये जो लोन बार बार माफ करना पड़ता है गवर्नमेंट को, ये ना करना पड़े और हमारी इकोनॉमी का लॉस ना हो। सो दिस वाज ऑल your chapter 3, features, problems and policies of agriculture. Today it was the last video for your chapter 3.